स्वागत आपका एक बार फिर। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर साहब हैं। आज खूब हंगामा हुआ देश भर में और खासकर पटना में। नरेंद्र मोदी जी को जो गाली दी गई, उनकी माता जी को जो गाली दी गई, उसके बाद बीजेपी आज आग बबूला है। सारे केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री, एनडीए के मुख्यमंत्रियों ने भी इस पर राहुल गांधी को खूब लताड़ा है। और आज पटना में एक हिंसक आमना सामना हो गया बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, जब बीजेपी के लोग जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पहुंच गए और वहां प्रदर्शन किया। इनफैक्ट दफ्तर के अंदर तक चले गए। दोनों के बीच खूब लाठी डंडे चले, गाड़ियों में शीशे वीशे भी तोड़े गए, सब कुछ हुआ है वहां पर। राहुल गांधी ने इस पर रिएक्ट किया है। 16 मिनट पहले का राहुल गांधी का एक्स पोस्ट है। वो लिख रहे हैं, सत्य और हिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना है तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। अब सत्य अहिंसा समझ में आता है क्योंकि वहां मामला हिंसक हो गया था, तो वो कह रहे हैं हम अहिंसा वाले लोग हैं। सत्य जो लिखते हैं वो हम सत्य की रक्षा कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं कि बीजेपी झूठ कह रही है कि नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, ये असत्य है क्या? तो ये तो असत्य नहीं है। या वो ये कहना चाहते हैं कि चूंकि मैं वोट चोरी की बात कह रहा हूं और वो सच है, तो उस सच से मुझे हटाना चाहते हैं। अब ये उन्होंने ओपन टू डिस्कशन छोड़ दिया है। लेकिन ये ट्वीट, ये पोस्ट आया है तो आया इसी हंगामे पे है। ओपन टू डिस्कशन। अच्छा बताइए फिर। वो तो क्लोज कर दिया उन्होंने साफ कह दिया, ठीक है हमारा कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को मां की गाली दे, हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं मारो तोड़ो, मतलब वो भाजपा वाले लोग कह रहे हैं वो मारने तोड़ने गए हैं, तो नरेंद्र मोदी तो लाठी लेके गए नहीं कहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस वाले उनके सबसे बड़े नेता को मां की गाली देंगे, वो गुस्साएंगे नहीं, वो नाराज नहीं होंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे। और हो गया कहीं झगड़ा हो गया होगा, वो कोई लड़ने नहीं गए थे। सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी में इतनी भी लाज शर्म लोक लाज नहीं बची हुई कि इस पर वो माफी मांग पाते? इसको भी सत्य संविधान, वही नागपुर वाला हाल हो गया कि नागपुर में जैसे संविधान की कॉपी बांटी और पता चला कि वो नोटपैड था। राहुल गांधी के लिए संविधान नोटपैड भरा है, राहुल गांधी के लिए सत्य अहिंसा इसी तरह का एंटरटेनमेंट भरा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इसको क्लोज कर दिया उन्होंने कहा हमारा कार्यकर्ता ऐसे रहेगा, जो करना है कर लो, जैसे लड़ना है लड़ लो, हम पीछे हटने वाले नहीं। इसमें सत्य संविधान, मैंने फिर कह रहा हूं अहिंसा समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन सत्य संविधान इसमें कहां गया? अपने वोट चोरी का जो कैंपेन है उस पर बात कर, वो उस पर तो आई नहीं है। उस इशू को लेकर वो इस पर चर्चा करते तो वो यदि उनको सॉरी कहना होता या जो भी कमेंट करना होता वो कर देते गाली वाले मसले पर, तो वो उस इशू से तो दूर ही रहे। वो सत्य अहिंसा अपना जो वोट चोरी इशू पे तो आ गए जब मारना तोड़ना कह रहे हैं आप। बीजेपी का आरोप लगा रहे हो कि इन्होंने हमसे हमारे वर्कर्स के साथ मारपीट की। मुद्दा क्या था? मुद्दा तो वही है ना, गाली। ये इतना आसान भी नहीं है। पार्टी के जो लोग हैं, बीजेपी के लोग, कांग्रेस के दफ्तर के अंदर घुस के चले गए, तो ये हिंसा तो है ही। इसको हिंसा नहीं कहेंगे क्या? और आप कहें कि नरेंद्र मोदी ने तो नहीं लाठी चलाई, तो राहुल गांधी ने भी गाली नहीं दी। ये कोई पैरेलल्स थोड़ी है, ये पैरेलल्स हैं क्या? नरेंद्र मोदी ने लाठी नहीं चलाई, राहुल गांधी ने भी गाली नहीं दी, फिर क्या बात हुई? बात ही खत्म हो गई। बात ऐसे नहीं होती है ना, मैसेज के तौर पर है। और वो एक अपने मैसेज वगैरह, उनके हर शब्द को हम डिफाइन करने लगे या कुछ करें, वो अपने एक रास्ते पर चल रहे हैं कि भाई इसी को, क्योंकि उनको लगता है संविधान को लेकर वो बात करेंगे तो उस पर उनका एजेंडा चलता रहेगा। अब हम माने कि नहीं माने, संविधान उनका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या उनका अपना एक एजेंडा है कि इस पर मुझे खड़े रहना है। अरे जब 4 लाइन लिखी दी थी तो एक उसका भी मेंशन कर ही देते। नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो, उनको बहुत अच्छे से सलाह नहीं दी जाती उनकी टीम के द्वारा, नहीं तो अभी तक राहुल गांधी इस मुद्दे को खत्म कर देते। उनको लगता है कि ये मुद्दा जो आगे वो चला रहे हैं, या फिर इतनी ज़्यादा उनके मन में घृणा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि वो इसके बावजूद कि इस तरह की बात कही गई है, उस बात को कंडेम नहीं करना चाहते। मुझे लगता है कि वो, जब ये सारी, आपने सही कहा, जब ये बात हो रही है कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वो लड़ाई झगड़ा एक कारण की वजह से हो रहा है, एक मुद्दे की वजह से हो रहा है। उस मुद्दे के को एड्रेस करने की जगह वो बाकी सब कुछ एड्रेस कर रहे हैं। अब उन्होंने इसको इशू बनाया पे कि हाँ ये हिंसा करने वाले ये लोग। राहुल गांधी सत्य अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो राहुल गांधी को वो भी ध्यान रखना चाहिए कि पार्लियामेंट के अंदर उड़ीसा के सांसद सारंगी साहब, उनको कैसा धक्का दिया था, बेचारे अस्पताल पहुंच गए थे, तो राहुल गांधी ने धक्का दिया था उनको। और राहुल गांधी है, जब राहुल गांधी की रैली में पत्रकार के साथ पिटाई हो जाती है तब राहुल गांधी उस पत्रकार को नहीं बचाते। ये वही राहुल गांधी है कि जब वो कहते हैं कि भाई डंडे पड़ेंगे, पिटाई होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तब वो अहिंसा की भाषा और अहिंसा का समर्थन नहीं करते राहुल गांधी। तो राहुल गांधी को इतना ट्वीट करने के लिए समय है आपके पास 24 घंटे के बाद
कि भाई सत्य और अहिंसा को असत्य और हिंसा से नहीं हराया जा सकता, तो आप एक लाइन नीचे ये भी तो लिख देते कि प्रधानमंत्री मोदी के माता जी के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उसका मैं समर्थन नहीं करता हूं, और ये जो हिंसा हो रही है इसका भी मैं समर्थन नहीं करता हूं। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी का पूरा समर्थन, जो बयान आया है राहुल गांधी का पूरा समर्थन है। बीजेपी भी कहे कि हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, तो बीजेपी तो कहां करती है? डंडे लेके आप लोग शीशे तो, गाड़ियों के शीशे तो तोड़े ना। तो कार्यकर्ता जाएंगे ना, अब इतनी बड़ी घटना हो जाएगी तो कार्यकर्ता जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने या बीजेपी ने इसका समर्थन किया है कहीं पर? आप एक लाइन से भी इतना कह देते हैं कि हम इसका समर्थन नहीं करते राहुल गांधी, तो पूरा मामला खत्म हो जाता है। आपने अभी एक बात कही, सॉरी सर, आपने एक अभी बात कही कि राहुल गांधी के मन में शायद घृणा है, इस वजह से वो खुद इस मुद्दे पर एक लाइन नहीं कह पा रहे। बिल्कुल है, और ये लगता भी है उनकी सारी जब बातचीत है, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एड्रेस करते हैं वेरियस जगहों से, या फिर उनके बारे में जो बात करते हैं, वो साफ नजर आता है कि उनके मन में कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए कहीं ना कहीं घृणा है, जो कि अलग अलग तरह से उनकी जो कंडक्ट है या फिर उनकी जो बातें हैं उसमें रिफ्लेक्ट होती है। मैं कह रहा हूँ ये होने के बाद भी उनको इस पर करना चाहिए था, सॉरी करना चाहिए था, बोलना चाहिए था, क्योंकि ये ऐसा इशू पॉलिटिकल इशू के तौर पर, और केवल मैं ये कह रहा हूँ फायदे नुकसान की बात नहीं है, इस तरह की बातों से बचना चाहिए, और राहुल गांधी को आगे बढ़कर डिसेंसी की बात है, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में कितना फायदा होगा नुकसान होगा इस पर जाना ही नहीं, ये डिसेंसी की बात है। आप कुछ लास्ट उसमें कुछ बोल रहे थे? नहीं, मैं तो इतना ही कह रहा हूं कि राहुल जी संविधान लेकर एजेंडा चला रहे हैं, संविधान लेकर किसी को चाकू मार दें, संविधान लेकर हत्या कर दें, संविधान लेकर चोरी कर दें, कहीं हम संविधान लेकर कर रहे हैं? अतिरेकी हो रहे हैं। नहीं, अतिरेक नहीं है भाई, आप इतनी बड़ी घटना हो गई, उसमें सत्य संविधान अहिंसा लेकर आए, इसमें सत्य संविधान अहिंसा है कहां भाई? एक बदतमीजी हुई, बददिमागी हुई, जिस पर एक लाइन की बात थी, माफी मांगो, लेकिन चूंकि आपने ही वो वातावरण तैयार किया, वो जहर भरा है, तो आप कैसे? चलिए, अब है क्या ले दे के पॉलिटिक्स मतलब चुनावी राजनीति। तो अब चुनावी राजनीति इस वक्त कहां किस ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है, इसको लेकर एक सर्वे हुआ है, इंडिया टुडे और सी वोटर का सर्वे है, तो उनको क्रेडिट देते हुए मैं ये डेटा इस्तेमाल कर रहा हूं और आपको दिखा रहा हूं। ये इसमें इन्होंने एक किस्म से देश का मूड भापने की कोशिश की है राष्ट्रीय स्तर पर, कि आज इलेक्शन हो जाएं तो किस गठबंधन को कितनी सीटें, किस पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी और कितना वोट मिलेगा। प्रधानमंत्री का काम इस वक्त कैसा लग रहा है, या प्रधानमंत्री की अप्रूवल रेटिंग एक सेंस में कह लें आप, तो वो उसमें प्राइम मिनिस्टर कहां है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं। तो ये सी वोटर का सर्वे कहता है कि आज प्रधानमंत्री का काम जनता को कैसा लग रहा है, यह सवाल पूछे जाने पर 34% लोग जवाब देते हैं बहुत अच्छा, 24% लोग जवाब देते हैं अच्छा, मतलब अच्छा और बहुत अच्छा कहने वाले हो गए 58% लोग। इसके अलावा औसत कहने वाले लोग हैं 13%, मतलब ये कहें कि जिन लोगों को काम ठीक लग रहा है और अच्छा लग रहा है तो वो हो जाते हैं सर 58 और 13 71 71% लोग। तो 71% लोगों का मत या तो न्यूट्रल है या पॉजिटिव या वेरी पॉजिटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम को लेकर। यह सरकार अभी मेरे ख्याल 14 महीने की सरकार है। अब खराब कितनों को लग रहा है? 13% को खराब लग रहा है, बहुत खराब 14% को लग रहा है, मतलब 27% लोगों को नरेंद्र मोदी का काम बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, और बाकी 73% लोग जो हैं उनके काम से संतुष्ट भी हैं और बहुत प्रसन्न भी हैं। यह सर्वे अभी बता रहा है। तो 12वें साल में जब नरेंद्र मोदी की सरकार प्रवेश कर चुकी है, 12 साल जब हो गए उनको प्रधानमंत्री रहते, 11 साल हो गए, उसके बाद ये 73% की अप्रूवल रेटिंग मिलना, ये तो मैं मानता हूं एक करिश्माई काम है। निश्चित रूप से बस अगर ये सर्वे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ होगा तो मुझे लगता है रेटिंग ज्यादा बड़ी होगी उसके बाद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ही होगा। हाँ, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका का जो रुख रहा है, उसके सामने प्रधानमंत्री मोदी ने का जो दृढ़ निश्चय दिखाया है और तमाम फैसले प्रधानमंत्री मोदी ने जो लिए, मुझे लग रहा है उसके बाद से रहा होगा। लेकिन एक बात देखिए, अब 2014 से लेकर 2025 हो गए, 11 साल एक व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बने हुए, उसके बाद भी उसकी रेटिंग में कहीं कम नहीं आ रही है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की रेटिंग को यह कहा जाए कि नहीं बहुत खराब हो गई है। 11 साल लगातार बेहतर प्रदर्शन करना, तीसरी बार सत्ता में आना है, ठीक है कि 2024 में आप ये कह सकते हैं कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनाई, उसके बाद भी रेटिंग भी आप 70+ पर अगर आप चल रहे हो तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी का काम जनता को लगातार रेटिंग जबरदस्त है। अभी सीट और वोट की बात बाकी है। ठीक है ना सर, सीटें कम हुई है तो 2024 सीटें कम हुई है, सबको मालूम है। 2040 सर्वे में। लेकिन अगर अब आज भी अगर चुनाव होता है तो मेरा ये आकलन है कि प्रधानमंत्री मोदी 300 सीटों का समर्थन प्रधानमंत्री मोदी को मिलेगा।
अब आपने कह दिया, अब आपने देखिए, अब मेरा आकलन है मेरा सर ये। 1 मिनट का तो इंतजार कर लेते हैं। मैं बताने ही जा रहा था। मैंने अपना आकलन बताया कि भाई मेरा ये आकलन है overall। आपने खामखा देखिए अपने आप को झोंक दिया इसमें। हाँ? अब मैं बता ही देता हूं आपको। सर्वे में पूछा गया आज चुनाव हो, मतलब उनका ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर के किया होगा, आज चुनाव हो तो किसको कितनी सीटें। उन्होंने सारी 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ही सर्वे किया। इसीलिए मैं कह रहा हूं। तो सीटों के हिसाब से बीजेपी को मिली थी 240 पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में। आज अगस्त 2025 में अगर चुनाव हो जाएं दोबारा देश के, तो बीजेपी की 20 सीटें बढ़ जाएंगी और ये 260 पर पहुंच जाएगी। इसमें लेकिन जो अभी जो पेच है वो ये कि यही सर्वे फरवरी में भी हुआ था इसी साल, और उस वक्त बीजेपी की सीटें बढ़कर 281 हो रही थी। मतलब मैजिक नंबर के ऊपर 272 मैजिक नंबर है, 281 ये जो पहले कार्यकाल में जो नंबर आया था बीजेपी का उसके आसपास। लेकिन फरवरी से अगस्त के बीच में 19 सीट डाउन हो गया। सर्वे की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन तब भी 260 पर बीजेपी खड़ी है सर्वे के मुताबिक अगर आज चुनाव हो जाए। कांग्रेस पार्टी 99 से घटकर 97 हो जाएगी अगर आज चुनाव होते हैं तो। लेकिन फरवरी में कांग्रेस पार्टी का स्कोर 78 हो चुका था, मतलब बहुत डाउन चली गई थी। फरवरी से अगस्त के बीच में कांग्रेस पार्टी सर्वे में 78 से 97 सीटों पर आ गई। मतलब पिछले इलेक्शन की तुलना में बीजेपी का स्कोर आज इलेक्शन हो तो बढ़ता है, लेकिन फरवरी के मुकाबले ग्राफ डाउन जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का स्कोर डाउन है पिछले चुनाव के मुकाबले आज, लेकिन फरवरी के मुकाबले अप है। अब आप करिए इसका, जितनी आपको उसकी समीक्षा करनी है। नहीं, मुझे लगता है कि एक व्यवहारिक सा कुछ दिखता है ये। पहली बात तो ये कि अगर हम 3-3, 4-4 महीने में या 2-2 महीने में कहेंगे तो आदमी हो सकता है हमीज कोई बात कहे कंफ्यूज हो जाता है आदमी। एक तो ये भी मसला होता है। दूसरा, जब शोर बहुत होता है जो राहुल गांधी कर रहे हैं तो लोगों के मन में भ्रम भी आता होगा, शंका पैदा होती हुई। तो हो सकता है कि वो 78 से 97 या 281 से 260 जो है उस भ्रम में हो, और उनको ये लगता हो कि भाई ऐसा भ्रम फैलाना, ऐसा शोर करना, उससे हमें लाभ होता है। लेकिन जो शुरुआती जो था कि अप्रूवल रेटिंग वाला 13 और 14% हैं राहुल जी के पक्के वाले समर्थक जो नरेंद्र मोदी के लिए मन में जहर रखते हैं, जो बहुत खराब वाले हैं, और 13% वाले हैं जो उनके और सहयोगी दलों के जो कट्टर वाले समर्थक। लेकिन जो 13% औसत कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग 58 के बाद जो 13 जुड़ी है 71 वाली, 13% भैया उन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनको लगता है कि काम तो मोदी ही करता है, कम ज्यादा। और अगर अच्छा और बहुत अच्छा वाले इतने 58 हैं तो आप यकीन मानिए अभी फिलहाल कोई लड़ाई विपक्षी दल तैयार नहीं कर पाए हैं। 1.5 साल का समय बीत गया, आपके पास अवसर था, आपकी तैयारी थी, लेकिन वो तैयारी करते हुए नहीं दिख पाए। अच्छा, ठीक है। अगला भी आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं आगे का, फिर अब आगे हम लोग बात करेंगे। फिर इसमें पूछा वोट शेयर, किस पार्टी को कितना वोट आएगा सर्वे के मुताबिक। तो इसमें भी लोकसभा इलेक्शन 2024, फरवरी 2025 और अगस्त 2025 3 डेटा हैं। एनडीए का वोट लोकसभा इलेक्शन पिछले साल था 43%, 43%। फरवरी में यह वोट पहुंच गया 47%, और इस वक्त भी यह वोट 47% पर है। मतलब 4% वोट एनडीए का बढ़ जाता अगर आज चुनाव होते तो। इंडिया गठबंधन में जितनी पार्टियां हैं उनको 40% वोट मिला था पिछले वर्ष, ये फरवरी में 41% पर पहुंचा, अगस्त में भी ये 41% ही है। 1% वोट बढ़ता दिख रहा है ऑपोजिशन का, इंडिया गठबंधन का, और एनडीए का वोट बढ़ता हुआ दिख रहा है 4% तक। सर देखिए, मूड ऑफ द नेशन जो यशवंत जी करते हैं सी वोटर में, वो हर 6 महीने पर करते हैं, फरवरी और अगस्त में आमतौर पे। कुछ लोग ये भी कहते हैं अभी ये फिर बिहार का चुनाव है उससे पहले के लिए वो फरवरी अगस्त में नॉर्मली करते हैं इंडिया टीवी का जो होता है। और इसलिए कई बार क्या होता है कि जब चुनाव हो रहे होते हैं तो वोटर दूसरे तरीके से सोचकर जवाब देता है। अभी जो है वो परफॉर्मेंस पे दे रहा है, और इसमें मुझे कोई बहुत वो नहीं लग रहा। 58% भी यदि हम माने, 71 नहीं भी माने, औसत को छोड़ दे, तो भी बहुत बड़ा परसेंटेज है नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए एक परफॉर्मेंस के तौर पे 58% का। लेकिन जो फरवरी में है और अब है, हाँ, ये डाउन नहीं समझ में उसमें आ रहा मुझे हैरानी हो रही है, क्योंकि उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार का ग्राफ बढ़ना चाहिए, है ना। तो ये ग्राफ यहाँ पर कम हो रहा है, 81 से 60 पर आ रहा है, और कांग्रेस भी 78 से 97 पर पहुंच रही है। तो इस बीच में एक ही और घटना हुई है, राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप।
वोट चोरी नहीं, राहुल गांधी का जो भी कैंपेन चला रहे हो वोट चोरी है। उससे पहले भी वो पार्लियामेंट में भी जिस तरह से सब बातें कर रहे थे, तो क्या उसका असर है? नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो मैं देख रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पे तो पूरे देश भर में पॉजिटिव ही रेस्पॉन्स है। उसके बाद भी यदि किसी सीटें कम हो रही है, बीजेपी अभी भी बहुत आगे है, कांग्रेस बीजेपी बहुत आगे है, बढ़ रही है, लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ना 6 महीने में और बीजेपी का कुछ डिप होना, ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा। देखिए, एक बात तो ये है कि बीजेपी या एनडीए सरकार जो भी आप कहें वो बहुत ही अच्छा काम किया, ये तो सब मानते हैं, लेकिन जहाँ तक इन सर्वे का सवाल है तो मैं पीछे कुछ डेटा देख रहा था। 2024 में जो सी वोटर ने सर्वे किया था, उनका एग्जिट पोल जो आया था जी, उसमें उन्होंने कहा कि जो है 383 सीटें मिलेंगी, 353 से 383, और आया क्या 292 एनडीए का। और उससे पहले 2019 का अगर हम देखें तो उसमें ये कहा गया कि 287 सीटें जो हैं एनडीए को मिलेंगी और आया कि 351। तो कितना सर्वे सही कितना गलत, एक प्रेमाइस ये बिल्कुल सही है कि बीजेपी सरकार या एनडीए सरकार ने अच्छा काम किया है अपने कार्यकाल के दौरान और लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन कितना ये सर्वे, मैंने आपको 2 उनके पिछले डेटा दिखा दिए हैं, उसके हिसाब से आप खुद तय करें। मतलब आप कह रहे हैं बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, मोटा मोटा इसका मतलब ये निकल रहा है कि लोग काम से संतुष्ट हैं। संतुष्ट, ठीक है। ये सर्वे नहीं है, वो ट्रैक करते रहते हैं, तो ट्रैक में होता है ना कि भाई अभी ये चल रहा है, और तो इसमें सही होना इलेक्शन चाहिए। के नतीजे आसपास तो इलेक्शन होना जब आसपास होते चाहिए। हैं, एग्जिट पोल 2 किया आपने, नहीं, मैं उसकी बात आसपास तो नहीं कर होना रहा, मैं कह रहा हूं चाहिए। इलेक्शन जब होते हैं तो वोटर थोड़ा ज्यादा डिसाइसिव तरीके से बात करता है। अभी तो ठीक है, अभी आप इलेक्शन के बाद की बात कर रहा हूं विजय जी, एग्जिट पोल के जो उन्होंने वो कहे आपकी बात उसके ठीक बाद है, क्या? मैं इस सर्वे पर ये कह रहा हूँ कि उसको उसी तरह से, लेकिन एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है कि भाई सरकार से संतुष्ट है लोग। एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल है, स्टैंप ऑफ अप्रूवल, जबरदस्त स्टैंप ऑफ अप्रूवल नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए और उनके प्राइम मिनिस्टरशिप। कांग्रेस सैकड़ा पे भी नहीं पहुंच पा रही है अभी भी। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वो भी उनका भी तो तीसरा इलेक्शन हो गया, तीसरा इलेक्शन है, सैकड़ा। अब अगली खबर पर मैं बढ़ रहा हूं आगे। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ऑपोजिशन कैंप से जुड़ी हुई खबर है। अभी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जब तय हो गए, विपक्ष का कैंडिडेट जब तय हुआ, उस वक्त एक खबर छपी थी। कॉन्टेक्स्ट आपको पीछे की एक बैकग्राउंडर दे रहा हूं, फिर खबर बताता हूं। वो ये था कि इसको इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार नहीं कहा जा रहा, विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार कहा गया है जनार्दन रेड्डी साहब को, सुदर्शन रेड्डी साहब को, बी सुदर्शन रेड्डी। तो ये इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार नहीं है, ये ऑपोजिशन के संयुक्त उम्मीदवार हैं। क्यों नहीं कहा गया इंडिया गठबंधन? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद को इंडिया गठबंधन में नहीं मानते, वो ऑफिशियली क्विट कर चुके हैं। ममता बनर्जी की भी कोई खास रुचि नहीं रह गई है इंडिया गठबंधन का सहयोगी कहलाने में, ऑपोजिशन के साथ ही ये उनको ठीक लगता है। तो इसीलिए पहली बात तो ये। अब अरविंद केजरीवाल कैसा विपक्षी एकता का धर्म निभा रहे हैं वो खबर है। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल जी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक वक्तव्य, एक बात कही। उसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टियों के आपस में तार मिले होते हैं पीठ पीछे, ये छुपते नहीं है दुनिया से, जनता सब देख लेती है। लोग कहते थे कि मायावती जी जो हैं वो पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, या ओवैसी पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब बीजेपी की मदद करते हैं, ये ताकत से चुनाव नहीं लड़ते। कोई कांग्रेस की बात क्यों नहीं करता? उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के टॉप 5 नेता, और ये बात सच है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, एक नाम मैं भूल रहा हूं, कोई 5 नाम उन्होंने कहा, 5 लोग जेल जा चुके। कांग्रेस का एक भी आदमी आज तक जेल क्यों नहीं गया करप्शन के चार्ज में? क्या हुआ? 2G केस का बंद हो गया, कोयला घोटाले का क्या हुआ? बंद हो गया। फिर उन्होंने कहा मैंने नेशनल हेराल्ड का मामला मुझे नहीं मालूम था, मैंने जाके इंटरनेट पे पढ़ा तो मुझे तो ओपन एंड शट केस लगता है। तो फिर गांधी परिवार से कोई जेल क्यों नहीं गया आज तक इसमें? ये जीजाजी करके 11 साल से सत्ता में बने हुए हैं, जीजाजी आज तक जेल क्यों नहीं गए? जीजाजी मतलब रॉबर्ट वाड्रा साहब। तो उनका कहना यह था कि असल में जो जुगलबंदी है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। कोई कहता है जी मायावती जी ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, कोई कहता है जी ओवैसी ने कॉम्प्रोमाइज। अरे सबसे ज्यादा तो अब लोग कहने लगे हैं कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अभी गोवा के अंदर हमारी टीम बता रही थी, गोवा में मैं बात कर रहा था, गोवा में जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया?
भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफ़ी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। कैसे केजरीवाल साहब की भी हसरत बहुत पुरानी है कि गांधी परिवार से कोई जेल जाए। इन्होंने शुरुआती अपने राजनीति की वहीं से की थी, लेकिन वो काम अभी तक तो हुआ नहीं है। अब देखिए इस पर रिएक्शन कांग्रेस का, अलका लांबा जी, उनकी भी खैर अपनी इनके साथ एक्स टू ग्राइंड जिसे कहते हैं मामला उनका है पुराना, वो आम आदमी पार्टी में थी। उन्होंने लिखा, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी आस्तीन का सांप था। संघ की पैदाइश को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने समय से भांप लिया और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले लात मार के फेंक दिया, और ऐसा फेंका कि दिल्ली की सत्ता से ही बाहर हो गए फर्जीवाल। आज उसी की भड़ास निकाल रहे हैं और भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। जेल फिर भी आप ही जाओगे, आप AAAP वाला आप, देखते रहिए। फिर अंत में लिखा, मक्कार आदमी। ये उनका जवाब था इनके लिए कि आस्तीन के सांप थे और कांग्रेस ने इनको बाहर निकाल दिया क्योंकि इनको पहचान गए थे। कपिल सिब्बल बोले इस पर। कपिल सिब्बल का बोलना इसलिए था लाजमी क्योंकि जितने इन्होंने करप्शन के चार्जेस के इल्जाम लगाए वो सब यूपीए की सरकार के जमाने के। उस वक्त कपिल सिब्बल मंत्री थे और बहुत जबरदस्त तरीके से बचाव करते थे सरकार का। तो ये 2G, कोयला जी, जीजा जी, ये सब उन्होंने बचाव किए हुए हैं। तो उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल को कि लड़ना झगड़ना बंद कीजिए। आप जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं गांधी परिवार के ऊपर, और याद कीजिएगा कि आपने पहले भी बहुत से नेताओं के ऊपर आरोप लगाए हैं, फिर अदालत में जाके माफी मांगनी पड़ी थी। अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति और इधर कांग्रेस जिस तरीके से रिएक्शन दे रही है, किसमें ज्यादा दम है जी? बताएं त्रिपाठी जी। नहीं, देखिए अरविंद जी की एक बात से तो मैं भी सहमत होता हूं। आखिर वजह क्या है कि 11 वर्षों में गांधी परिवार में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं वो सामान्य व्यक्ति के मन में है। इतनी बड़ी फिल्म बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, वो यही सब बोल बोल के। भाई ओपन एंड शट केस तो न्यायालय तय करता है ना, चाहे आपका मामला हो चाहे उनका मामला हो, न्यायालय के सामने दोनों मामले हैं। अब मुझे याद आ जाती है शराब नीति पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता। मुझे याद है अजय माकन और कौन था मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अजय माकन पक्का थे। उन्होंने कहा था ये ओपन एंड शट केस है, शराब का पैसा उससे चलती है केजरीवाल की पार्टी जी। मुझे लगता है ये दूसरे तरह का मसला है, यानी दोनों एक दूसरे को बेईमान भ्रष्टाचारी मानते हैं, लेकिन चूंकि जब था तो दोनों ने समझौता कर लिया। और मुझे ये उस तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब इसी बहाने अपने राजनीतिक जो पुनर्वास है उसका प्रयास कर रहे हैं। चलिए ठीक, एक ब्रेक हमको यहां पर लेना पड़ेगा।